Okay, in this class I am going to teach you a course on class 12 physics according to CBSE syllabus. In your syllabus, first chapter is electric charge and field and second one is electric potential, and unit name is electrostatics. First, electrostatics, as the name suggests, this is electro and statics. Electro means electron, charge, and static means something which is at rest or stationary. So easily we can say that electrostatics means electron which is at rest. So we can write here electrostatics is the branch of physics in which we study about electron charge which is at rest. Okay, so electrostatics is the branch of physics in which we study about electric charge which is at rest, तो इस डेफिनेशन से आपको एक वर्ड दिखता है इलेक्ट्रिक चार्ज. ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपके प्रीवियस नॉलेज को इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से कंपेयर करना चाहूँगा. और आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन, और उसमें आपने कुछ टर्म्स पढ़े हुए हैं जिसको मैं नोट कर रहा हूँ. ग्रेविटेशन, फर्स्ट मास, सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड gravitational field, fourth gravitational field intensity, and fifth gravitational potential. इतनी चीजें आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने हैं. जैसे आप ग्रेविटेशन में मास पढ़ते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप चार्ज पढ़ेंगे. बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, जैसे ग्रेविटेशन में मास है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होगा. इसमें आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसमें आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसमें सिमिलरली आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अगर आपने ये 5 टर्म्स क्लास 11 में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इसके बाद अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं दैट आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम. सो यू कैन राइट हियर universe is made up of atom, and atoms are of 3 types, and this is solid, liquid and gases. जब भी आप एटम बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, और कोई भी स्टेट होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ मास जरूर होंगे.
और मास को हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कि ये वो मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरी मास पे फोर्स लगाता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, इसको डिफाइन कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। एक्सपेरिमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सभी ने अपने चाइल्डहुड में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि पेन को जब अपने सर में हम रब करते हैं और पेपर के पीस के पास लाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब आप पेन को बिना रब किए पेपर के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये पेन और पेपर दोनों के पास मास है, तो इसका आंसर होगा मास है। फिर अभी हमने बोला कि मास होगा तो फोर्स लगेगा, तो क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है, आपको अपीयर हो रहा है? तो इसका आंसर आप बताएंगे पेपर अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक है और कैपिटल जी की वैल्यू आप जानते हैं कितना कम होता है। लेकिन जब इसी प्रोसेस में हम पेन को रब करते हैं और रब करने के बाद हम पेपर के पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको सोचने की जरूरत है, ये पेन पहले पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था लेकिन रब करने के बाद अट्रैक्ट कर लिया। तो अब तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पेपर में एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है जो पहले वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है। तो क्या ये फोर्स मास की वजह से है या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है? तो इसका आंसर होगा कि अगर मास की वजह से ये फोर्स लगता तो पहले भी अट्रैक्ट कर लेता। अगर रब करने के बाद ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मीनिंग ये कि रब करने पे इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा रही है जिसकी वजह से ये पेपर पे फोर्स लगा रहा है और इसको अपने पेन में क्लिंग कर ले रहा है। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि जो मैटर होता है, एटम होता है, उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक का तो हमने मास नाम रखा और एक दूसरा नाम रखेंगे चार्ज, जो इसको रब करने पे इसमें क्रिएट हो रहा है। सो विजली वी कैन से that matters atom have two properties, one is mass and another is charge. Okay, atoms, matters have two properties, one is mass and another is charge. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मास की डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। मास इज द प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर masses, and this force is called gravitational force, and nature of this force is always attractive. Nature of gravitational force is always attractive. So we can write here mass is the intrinsic properties of matter due to which it apply force on another mass, and this force is called gravitational force. Gravitational force, and nature of this force is always attractive. Okay, second characteristics of matter is charge. अगर इसे आपको डिफाइन करना होगा तो जैसे हमने मास की डेफिनेशन लिखी वही डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन चार्ज किसी मास पे फोर्स नहीं लगाएगा, वो चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो इसको डिफाइन करते हैं, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मास। अगर मास के जगह पे बस हम रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ चार्ज लिख लेते हैं तो चार्ज की डेफिनेशन हो जाए। इसको भी नोट कर लेते हैं, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच it apply force on another charged particle.
ओके, इसके बाद इसके फोर्स के नेचर्स कैसे होते हैं उसको स्टडी करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नाउ कंसीडर ए ग्लास रॉड, दिस इज ग्लास रॉड। एक चीज आपको पता है कि जब हम पेन को रब करते हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से ये किसी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मीनिंग ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज करना है तो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन या फिर रबिंग प्रोसेस। ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अगर ये ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं, फिर एक दूसरा ग्लास रॉड लेते हैं उसको भी सिल्क से रब करते हैं और एक्सपेरिमेंट में दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के नजदीक ले जाते हैं, तो ये देखते हैं कि दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने लिख लिया, when glass rod rubbed with silk and bring to close to the another glass rod, then there a force exists between two rod and nature of force is repulsive। तो इसको हमने यहाँ नोट कर दिया, रिपल्सिव। ओके, दूसरी बार एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं, दिस इज प्लास्टिक रॉड, और इसको फर से रब करते हैं। ये फर रियल हो सकता है या फिर फेक हो सकता है। फिर एक दूसरा प्लास्टिक रॉड लेते हैं, उसको भी फर से रब करते हैं और फिर जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, फिर प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास ले जाते हैं, तो फिर से देखते हैं दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन दिख रहा है, मीन्स जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर रिपल्सन वाला है। तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। ओके, फिर से एक ग्लास रॉड लेते हैं और इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं और दूसरा लेते हैं प्लास्टिक रॉड, इसको फर से रब करते हैं और फिर से दोनों को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, तो फिर से देखते हैं एक फोर्स क्रिएट हो गया, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और अब की बार ये फोर्स का नेचर एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये अट्रैक्टिव मिला। ये दोनों रॉड के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्टिव है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं जो इजीली समझ सकते हैं कि जब हम मास की बात करते हैं, मास, तो इसके वजह से जो फोर्स लगता है वो किसी भी मास पे हो, बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड मून, तो वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए मास की कोई क्लासिफिकेशन हम नहीं करते, वो कोई भी मास हो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। लेकिन इसके कंडीशन में क्या है, चार्ज तो हम इसको भी कर रहे हैं, चार्ज इसको भी कर रहे हैं, सबको चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर सभी रॉड पे चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स एक होती तो ये दो फोर्सेस हमको नहीं दिखते हैं, या तो रिपल्सन का फोर्स दिखता है या फिर अट्रैक्शन का दिखता है। अगर अलग अलग कंडीशन में देखते हैं कि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, इसका मतलब ये कि ये जो चार्ज है जो रॉड पे क्रिएट हो रहा है उसका नेचर एक नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं और बोलते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। फिर हमने नोट कर लिया, there are two type of charges, one is positive and another is negative। अब ऐसे पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलेंगे, एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसको बोला जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज gold leaf electroscope। This is a container और इस कंटेनर में एक मेटल नॉब होगा, दिस इज मेटल नॉब, और यहाँ पे फिल्म जैसे गोल्ड लगे होंगे, दिस इज फिल्म। ये बहुत ही थिन होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि किसी ग्लास रॉड को चार्ज करते हैं
चार्ज का मीनिंग, उसको हम सिल्क से रब करते हैं और रब करने के बाद ये मेटल नॉब के पास ले आते हैं। तो इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हमने नहीं लिखा है पॉजिटिव या निगेटिव, बस ये बोल रहे हैं कि ग्लास के पास जो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी फिल्म को मिलती है और ये भी फिल्म को मिलती है। और देखते हैं कि दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स है, दोनों ऐसे एक्सपैंड होने लगते हैं। फिर से प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं, फर्श से इसके पास ले आते हैं, तो जो प्लास्टिक रॉड के पास कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज की, वही कैरेक्टरिस्टिक्स इनको भी मिलती है और इनको भी मिलती है। और फिर से देखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ओके, थर्ड टाइम ग्लास रॉड को रब करते हैं, प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं सेम अमाउंट में और दोनों को कंबाइनली मेटल नॉब के पास ले आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है। जो थिन फिल्म लगा था इससे पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि इसको भी हमने, ग्लास रॉड को भी हमने चार्ज किया था, प्लास्टिक रॉड को भी हमने चार्ज किया था और दोनों को यहाँ पे लाया, तो इसमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इसका मतलब ये चार्जेस हो क्या है, तो जीरो हो गए। और आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वाटर बनता है, या फिर फिजिक्स में कोई भी चीजें दो मिलाते हैं तो जीरो नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स में होता है, when 2 is added to -2 it will become 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम लिख लिया पॉजिटिव और फिर निगेटिव। तो ये ग्लास रॉड पे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लास्टिक रॉड पे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से आप इजीली कह सकते हैं कि जब चार्जेस की प्रॉपर्टीज सेम होती है, प्लस होता है अगर दोनों चार्जेस की तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, अगर दोनों माइनस होता है तो रिपल्शन होता है, और अगर अलग अलग होता है प्लस माइनस होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो वी कैन राइट like charges repel each other and unlike charges attract each other। इसमें अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर जब हम बोलेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका मीनिंग ये नहीं कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि एक चार्ज 5 यूनिट का है और दूसरा चार्ज 1 यूनिट का है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा होगा, तो ये बस डिसाइड करता है कि दोनों पे साइन कैसे है। अगर दोनों पे साइन प्लस के हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। मेरा कहने का मीनिंग ये कि रिपल्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जेस बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ये कंडीशन जरूरी नहीं है, बस उस पे साइन क्या है ये मैटर रखता है। अगर दोनों चार्जेस पे साइन सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, डजंट मैटर कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और ये लॉ को बोलते हैं, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इनका नाम लिख लेते हैं, दिस इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, इसके बाद कुछ और टर्म्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रिक charges and structure of atom। हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंपली एटम is made up of nucleus which is concentrated at the center and electrons revolves around the nucleus। तो इसको इजीली हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दिस इज लिथियम एटम, तो इसमें प्रोटॉन्स लिखते हैं 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन।
और हमारे नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो चार्ज को ऑक्युपाई कर सकता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन इन 1897 और इन्होंने चार्ज मास का रेशियो कैलकुलेट किया, एग्जैक्टली चार्ज कैलकुलेट नहीं किया। इसके बाद 11-12 ईयर्स लेटर मिलिकन्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज द फेमस एक्सपेरिमेंट इन 1909 और इन्होंने चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये चार्ज की वैल्यू लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो चार्ज की यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, जिसको थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मींस इन न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। Proton and neutrons is in nucleus, so these two particles are called nucleons. उसके बाद कोई भी एटम हो जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके लिए कुछ डाटा नोट कर लेते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट ये है जिसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड है बाय मिल्कन्स आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और भी एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ डाटाज हैं, तो इसको सिस्टमेटिक नोट कर लेते हैं यहाँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एक चीज़ें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमारे नेचर में चार्ज को ऑक्युपाई करता है। दिस इज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। This is same but in opposite sign. Charge on electron is negative and charge on proton is positive. A neutron which is in nucleus is neutral, zero charge. So this is neutron, zero charge. Mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg and mass of proton is 1.6 into 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इसी के इक्वल होता है, -27 kg। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज, और ये इंपॉर्टेंट होता है जिसको समझने हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर से आप इजीली कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, तो इजीली कह सकते हैं उसमें कोई नेगेटिव पार्टिकल नहीं है जिस पे चार्ज माइनस हो। तो न्यूक्लियस को हम लिख लेते हैं, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इसके बाद अगर लिथियम एटम से किसी प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल लेते हैं तब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। अब इसकी कैलकुलेशन जैसे अलजेब्रा का कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3 मींस 3 + 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी दिस इज 2 + 1 3 और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और दोनों के चार्जेस आप देखते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन बट इज इन अपोजिट साइन।
तो अगर इसकी कैलकुलेशन होगी तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 2 मिल करके 0 हो जाएंगे और ये 1 एक्सेस प्रोटॉन बचेगा। ये एटम में 1 एक्सेस प्रोटॉन बचेगा और उस एक्सेस प्रोटॉन की वजह से जो लिथियम आयन है, लिथियम एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसको बोला जाएगा पॉजिटिव लिथियम आयन। दूसरा देखते हैं कि अगर इस लिथियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं तब क्या होगा। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब हो जाएंगे 4। अब इसकी कैलकुलेशन, तो 3 प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 + 1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, इनके टोटल चार्जेस 0 हो जाएंगे क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल होते हैं, अपोजिट साइन में होते हैं। तो अब आपको दिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस बच रहा है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। तो अब इसको बोला जाएगा कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया और इसको बोलेंगे ये निगेटिव लिथियम आयन है। तो ये दोनों से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, when electron is removed from atom then it become positively charged and when electron added to atom it become negatively charged। तो इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, when a number of electron, ये नंबर कोई भी हो सकता है, is removed from atom then it become positively charged। इसमें क्या लिखना है, when an electron or a number of electron is added to atom it become negatively charged। when a number of electron is added to atom then it become negatively charged। negatively charged। उसके बाद इसको समझने के बाद आप कह सकते हैं कि जब भी हमको किसी एटम को या फिर किसी पार्टिकल को चार्ज करना होगा तो उसमें या तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने होंगे। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि किसी एटम को चार्ज करने के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में एक लाइन और नोट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल, the electron is the particle which is responsible for charging। ओके, एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइज होता है कि भाई चार्ज तो प्रोटॉन पे भी होता है, तो हम प्रोटॉन को ऐड या रिमूव क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, इसलिए जब भी चार्ज होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में बाउंड होता है। अगर और डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे तो जब फर्मी थ्योरी आप बीटा डीके पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स मिलते हैं। अभी बस सिंपली ये बोलेंगे कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से हैवी होता है, इसलिए प्रोटॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जब भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद कुछ रिलेशन देखते हैं, चार्ज मास रिलेशन। चार्ज मास रिलेशन, तो अभी हमने ये पढ़ा कि जब एटम को हम इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐड करेंगे तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर इस लिथियम आयन से 1 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर ले रहे हैं, इसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका मास क्या होगा। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मास जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³ kg। तो
तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इस लिथियम एटम से बाहर निकालते हैं तो इतना मास इसका कम हो जाता होगा। क्लियर? तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब लिथियम आयन से हम एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मास डिक्रीज हो जाता है। जब हम लिथियम एटम से या फिर किसी दूसरे एटम से एक चार्ज को हटाते हैं तो इस पे चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और इसका मास डिक्रीज हो जाता है। फिर से इसको देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें तो इतना मास ऐड हो जाएगा। तो फिर से बोलेंगे कि जब हम लिथियम एटम या फिर किसी दूसरे एटम में एक चार्ज ऐड करते हैं तो इस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है और इसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो ये चार्ज और मास में रिलेशंस होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एटम its mass decrease, इसका मास डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड, when electron added to atom its mass increase, its mass increase। ओके, उसके बाद ये चार्जेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको समझने हैं। उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स in any process the total number of charges of a closed system remains constant। इसका क्या मीनिंग कि अगर कोई दो सिस्टम है या फिर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसमें चार्जेस जो होंगे हमेशा कांस्टेंट होंगे। हो क्या सकता है कि चार्जेस बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे लिथियम लिखा हुआ है और इसे हमें एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको हमें नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे? एब्सोल्युटली किसी एटम से ही लाएंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एटम बना हुआ है जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बोलेंगे कि पूरा एक क्लोज सिस्टम है, दिस इज क्लोज सिस्टम। तो इस क्लोज सिस्टम में अगर काउंट किया जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर जो टोटल चार्जेस हैं, प्रोटॉन के चार्जेस को हमने कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5। अगर इसको हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी हम काउंट करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब भी किसी क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो ये चार्जेस हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि इसको तो ना हम क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में हम ट्रांसफर करते हैं। अभी इससे पहले जो आपने एग्जांपल पढ़ा कि प्लास्टिक रॉड को फर्श से हम रब करते हैं तो ये प्लास्टिक चार्ज निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसमें फर के साथ क्या होता है? प्लास्टिक रॉड अगर निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब कि प्लास्टिक रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें ऐड हो गए। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? वो इलेक्ट्रॉन फर से चल के गए, और फर से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर प्लास्टिक रॉड पे हम बोलते हैं कि 5 यूनिट निगेटिव चार्ज हो गया है तो इसका मीनिंग ये कि फर पे 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया है। पहले भी दोनों को ऐड करते थे तो ये 0 था और अभी भी 0 है। तो ये जो क्लोज सिस्टम बना, इसके चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़ते हैं, इन हाई एनर्जी इंटरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के पेयर को प्रोड्यूस भी किया जाता है और डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, हाई एनर्जी फिजिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और डिस्ट्रॉय किए जाते हैं।
लेकिन इसकी भी कंडीशन में चार्जेस का जो कंजर्वेशन है वो वैसे ही रहता है, पूरे सिस्टम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होगी जो इंपॉर्टेंस होगी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको नोट कर लेंगे सिंपली दैट इन एनी प्रोसेस चार्ज ऑफ ए क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बट चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वन एटम टू अनदर एटम। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। हाँ, यहाँ पे Z भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं फॉर यूएस और यूके की इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो हमने लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग? तो फिर से पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं। लिथियम 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, और जब हमने एक इलेक्ट्रॉन इनको ऐड कर दिया तो इस पे निगेटिव चार्ज हो गया और वो लिथियम निगेटिव आयन बन गया। इसको भी बनाते हैं 3 प्रोटॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ 4। अगर ये बोला जाए कि लिथियम को और निगेटिवली चार्ज करिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो अभी जो हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इस पे निगेटिव चार्ज हो गया है, और कितना चार्ज हुआ है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन सपोज ऐड करते हैं तो अब इस पे कितना चार्ज हो गया? तो फिर बोलेंगे कि 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये 0 हो गए, 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल निगेटिव चार्ज हो गया। फिर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो अब कितना हो गया? तो फिर से 3 3 0 और 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच गए, तो फिर से बोलेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल निगेटिव चार्ज हो गया। और ये प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, जितना इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते जाएंगे उतने इस पे चार्जेस होते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन अगर बोलते हैं कि क्या किसी एटम पे 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, तो इसका आंसर होगा नो। 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे होगा? जब हम 1 इलेक्ट्रॉन लाएंगे और हाफ इलेक्ट्रॉन लाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जब भी लाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी एटम पे या फिर पार्टिकल पे चार्ज होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 1.5 2.5 नहीं होगा, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और ये जो प्रॉपर्टी चार्जेस में दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी हमने बताया है, मिलिकन्स आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चार्ज की कैलकुलेशन की और इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 गुना, ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकली उन्होंने नहीं सॉल्व किया था। उन्होंने कई बार प्रोसेस किया और हर प्रोसेस में कुछ चार्जेस आए और उन्होंने देखा कि हर एक चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिविजिबल है। तो उन्होंने ये कहा कि जो यूनिट चार्ज होता है, जो सबसे छोटा चार्ज होता है, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। इसको दूसरे वर्ड में समझ लेते हैं कि अगर आप वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी पार्टिकल का चार्ज आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वो चार्ज या तो 5 आ रहा है या 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटा चार्ज होगा, अगर यहां से हम 5 भी हटा देते हैं, जो सबसे छोटा चार्ज हो सकता है वो 5 हो सकता है, क्योंकि सभी नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। तो उन्होंने जितनी बार भी अपने एक्सपेरिमेंट में चार्ज की कैलकुलेशन किए, उसमें ऐसा ही नंबर आया जो ये वाले नंबर से डिविजिबल था। तो उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज है, जो सबसे छोटा चार्ज होगा उस पे इतना ही चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और जितने भी और चार्जेस होंगे इसी के मल्टीपल्स में होंगे। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिख लेते हैं। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और एटम, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट or atom
is always equal to the integral multiple of charge on electron. और इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और चार्ज को हमेशा Q से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज Ne, वेयर N इज 1 2 3 4 ये प्लस माइनस हो सकते हैं. ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी is always equal to the integral multiple of charge on electron. ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि जो न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन होता है वो क्वार्क्स से होता है. तो उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं. दैट इज क्वार्क्स. और पार्टिकल फिजिक्स में जब आप क्वार्क्स को पढ़ेंगे तो ये क्वार्क्स 6 टाइप्स के होते हैं. इसका नेम है अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स. और ये जो क्वार्क्स हैं इन पे चार्जेस फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं. जैसे अभी हमने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और से Ne. तो इस पे पहले हम चार्जेस लिखते हैं. तो चार्म क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है. अप क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है. और टॉप क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो भी 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है. बाकी के जो डाउन क्वार्क्स बच गए उन पे -1/3, जो बॉटम है उस पे भी -1/3 इलेक्ट्रॉन, और जो स्ट्रेंज है उस पे भी -1/3 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें आप इजीली लर्न कर सकते हैं CUT, कट CUT. इस पे जो चार्जेस होंगे 2/3 होंगे, बाकी के सभी क्वार्क्स पे चार्जेस -1/3 होंगे. तो अब ये क्वेश्चन है कि अभी हमने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन इतना ही चार्ज नेचर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, 1.5 2.5 नहीं होता है. तो क्या ये जो क्वार्क्स पे चार्जेस हैं वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करते हैं? तो इसका आंसर है कि वायलेट नहीं करते हैं. और वो इसलिए कि ये जो क्वार्क्स है उसको हम प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं. जो क्वार्क्स होते हैं हमेशा कंपोजिट करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं, उसको हम आइडेंटिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तो इसमें सिंपली ये बोलेंगे कि क्वार्क्स पे फ्रैक्शन चार्ज तो होते हैं लेकिन वो कभी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से आइसोलेट नहीं होते हैं, वो हमारे नेचर में आइडेंटिकली एक्सिस्ट नहीं करते. ओके, इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है चार्ज की जिसको बोलते हैं, दिस इज 1 2 3 एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. एडिटिव नेचर, तो ये बहुत इजी है. अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसमें बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे कि 3 प्रोटॉन और फिर 3 इलेक्ट्रॉन, इस पे जो टोटल चार्जेस हुए उसकी कैलकुलेशन करने के लिए 3 प्रोटॉन के चार्ज को हमने लिखा, और वो लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो 1 प्रोटॉन पे इतने चार्जेस होते हैं. अगर 3 प्रोटॉन्स पे बोलेंगे तो ये इंटू 3. 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होंगे, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होता है. अब बोलेंगे कि टोटल चार्ज कितने हो गए, तो इसकी कैलकुलेशन 0 आएगी. इसका मीनिंग है कि जो चार्जेस की कैलकुलेशन होती है कि किसी बॉडी पे या फिर किसी एटम पे कितने चार्जेस हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो सिंपली एल्जेब्रिकली होता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. फिर से देखते हैं कि अगर निगेटिव लिथियम आयन है तो निगेटिव लिथियम आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा. अब ये लिथियम आयन है लेकिन निगेटिव है, तो इसमें अगर टोटल चार्ज की कैलकुलेशन करनी होगी तब इस चार्ज की कैलकुलेशन के लिए 3 प्रोटॉन के चार्ज लिखेंगे. दिस इज 1.6 प्लस
इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, और 4 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को लिखेंगे माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली अलजेब्रा वाला कैलकुलेशन करेंगे और इसमें आपको दिखेगा कि वो आएगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। तो एडिटिव नेचर का मीनिंग ये कि जब भी हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो अलजेब्रिकली करेंगे, और ये जो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होगी और इसकी यूनिट कूलम लिखी जाएगी। दूसरा कि किसी एटम पे चार्ज कितना होता है, तो किसी एटम का मतलब अगर ये लिथियम एटम है तो ऑलरेडी हमने बोला कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी आप किसी भी एटम का चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 0 हो गया। तो क्या पावर है, बैटरी है चलो। ओके, तो एक चीज ये भी याद रखेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज लिखा कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और फिर निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे होते हैं। एक चीज और आपको नोट करनी होगी कि किसी भी एटम पे चार्ज कितना होता है तो वो हमेशा क्या बोला जाएगा, 0। दूसरा भी एग्जांपल अगर लिखते हैं सोडियम, तो इसमें भी जब आप लिखेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और 11 प्रोटॉन बनाएंगे, और अलजेब्रिकली जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से 0 आएगा। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और फिर एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ओके, इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा मैटर्स की, एक प्रॉपर्टीज हो गई मास और दूसरा चार्ज। तो ये चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? अगर 2 प्रॉपर्टीज हैं तो उनकी कुछ डिफरेंस को पढ़ते हैं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास। This is charge, mass. सबसे पहला डिफरेंस अभी आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ये चार्ज किसी भी क्लोज सिस्टम का कंजर्व होता है, इसको हम डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, चार्ज इज कंजर्व। ओके, मास तो अपने प्रीवियस क्लासेस में 11th या फिर 9th में पढ़ते हैं कि मास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कंजर्व क्वांटिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आइंस्टीन रिलेशन हम लिखते हैं E इज इक्वल टू mc²। इसका मीनिंग है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये नहीं होता है, मास और एनर्जी दोनों कंबाइंडली कंजर्व होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मास कंजर्व क्वांटिटी होगी या फिर वेरिएबल होगी, तो इसको हम बोलेंगे कि मास वेरिएबल क्वांटिटी होती है, कंजर्व नहीं होती है। या फिर एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी होती है या फिर वेरिएबल होती है, तो एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती है, क्योंकि मास को हम एनर्जी और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं। तो मास और एनर्जी का अगर सिस्टम होगा तो वो कंजर्व होगा, सेपरेटली एनर्जी या फिर मास कंजर्व नहीं होते। तो एक डिफरेंस हमने बना लिया कि चार्ज तो कंजर्व होता है और मास कंजर्व नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है। या फिर सिंपली लिख लेते हैं नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। सेकेंड, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। इसका मीनिंग कि चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। लेकिन मास क्या नेगेटिव हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि नेगेटिव नहीं होगा, मास जब भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन एक केस होता है जिसमें मास 0 बोला जाता है और वो प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन का रेस्ट मास
0 होता है, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। थर्ड, चार्ज, अभी जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो जब चार्जेस मूव करने लगते हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो इस पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम है। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा किसी भी स्पीड से, तब भी बोलेंगे कि चार्ज की वैल्यू यही होती है। ये जो चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पे, वो रेस्ट होने या फिर मूव होने से उस पर कोई डिपेंड नहीं पड़ता है। तो हम ये बोलेंगे कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कुछ भी वेलोसिटी हो, चार्ज की वैल्यू अगर 1.6 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो वो वही रहेगा। तो इसमें एक वर्ड यूज कर लेते हैं, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अच्छा, मास के साथ क्या होता है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास के साथ एक चीज और होती है कि मास, जब कोई ऑब्जेक्ट इसके पास मास होता है बहुत ज्यादा स्पीड से चलने लगता है विद कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये मास इंक्रीज होने लगता है। इसका मीनिंग ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है और ये रेस्ट है, तो ये बोला जाएगा कि इसका रेस्ट मास 2 किलोग्राम है। अगर ये किसी स्पीड से चलने लगे तो ये 2.1 बहुत ज्यादा होता है, सिंपली ये बोलेंगे कि 2 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। तो मास, रेस्ट मास अलग होता है और मूविंग मास अलग होता है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ओके, फोर्थ, चार्ज में पढ़ा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं हो सकती है। वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल ही होंगे। जो अभी हमने लिखा था Q is equal to Ne. It means charge is quantized. Charge is quantized. मास क्वांटाइज्ड होता है क्या, तो मास की हर एक वैल्यू पॉसिबल होती है। या फिर सिंपली ये बोलेंगे कि इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स या वर्क चल रहा है अभी तक मास का क्वांटाइजेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो सिंपली अभी ये लिख लेंगे कि चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज क्वांटाइजेशन of mass is yet to be established. ये अभी established नहीं हुआ। फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं, चार्ज। तो जब हम चार्ज पढ़ रहे थे उसी टाइम इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखा है वो ये लिखा है कि चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। चार्ज जब भी होगा किसी मैटर पे होगा, मैटर का मीनिंग पार्टिकल। तो जब भी हम बोलेंगे कि चार्ज, तो इसका मीनिंग कि ये चार्ज किसी पार्टिकल पे है। तो इसके लिए एक लाइन हम नोट कर सकते हैं कि चार्ज डज नॉट एक्सिस्ट विदाउट पार्टिकल, और पार्टिकल का मीनिंग मास। तो ये हम बोलेंगे कि चार्ज मास के बिना एक्सिस्ट नहीं करता है। चार्ज कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट पार्टिकल और मास। चार्ज कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट मास। मास के साथ क्या होगा, तो न्यूट्रॉन पढ़ा हमने अभी। तो न्यूट्रॉन के पास मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। इसका मीनिंग ये, या फिर किसी दूसरे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो चार्ज होना उस पर जरूरी है, तो इसका आंसर है नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन के पास मास होता है लेकिन उस पे चार्ज 0 होता है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि मास कैन एक्सिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एक्सिस्ट विदाउट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, सो आपको समझने हैं।
that charge cannot exist without particle, but mass can exist without charge. Okay, that's all for about electric charge. Thank you.